नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शीरीन। एबीपी न्यूज पर आप देख रहे हैं रणनीति और आज के न्यूज मेकर हैं बुलेट, बोली और बीट, यानी धुन जिस पर कांग्रेस के नेता दिल्ली के चुनावी माहौल के बीच थिरक रहे हैं। मोकामा में सोनू मोनू गैंग और बाहुबली नेता अनंत सिंह के बीच गोलियों की बौछार हो गई। सवाल यहां पर यह है कि क्या ये गैंग वॉर है या फिर वर्चस्व की लड़ाई है। इधर दिल्ली के चुनावी दंगल में आज से योगी और ओवैसी की भी एंट्री हो चुकी है। दोनों ने ही अपनी अपनी बोली से चुनावी माहौल में और जान फूंक दी है। ओवैसी दिल्ली में अपना खाता खोलने की कोशिश में जुटे हुए हैं, तो योगी फिर से बटोगे तो कटोगे के साथ मंच पर दिखाई दे रहे हैं। दिल्ली के दंगल में आज राहुल तो नहीं है, लेकिन कांग्रेस के नेता किस धुन पर थिरक रहे हैं, बताएंगे हर वो खबर जो नई नई सियासी रणनीति बन रही है। लेकिन आगे बढ़ते हुए सबसे पहले बिहार की बात करेंगे और शुरुआत बिहार की खबर से, जहां पर बाहुबली अनंत सिंह चर्चा में है। मोकामा में कल गैंग वॉर हुआ, जिसकी गूंज पटना से दिल्ली तक सुनाई दे रही है। ये मोकामा है, दिन दहाड़े फायरिंग हो रही है, लोग भाग रहे हैं। इस जगह के नाम से तो आप परिचित ही होंगे। हम आपको बताते हैं कि मोकामा एक बार फिर क्यों चर्चा में है। दरअसल नौरंगा जलालपुर गांव में सोनू मोनू गैंग पर गांव के एक परिवार से मारपीट कर घर में ताला लगाने का आरोप है। पीड़ित ने पूर्व विधायक अनंत सिंह से गुहार लगाई। जो आदमी बुलाने के लिए गया गोली चला दिया। हमारा आदमी को कोई मार रहा है, गया तो कोकड़ा कोई छोड़ा मिल नहीं जाएगा कि मार दे, काट दे। अब इस मामले में पुलिस ने 3 FIR दर्ज कर ली है। बाहुबली नेता अनंत सिंह और गैंगस्टर सोनू मोनू पर FIR दर्ज की गई है। सेल की टीम भी जो है घटनास्थल का जो मुआयना कर रही है। जो भी आवेदन प्राप्त होगा तथा उसके बाद जो अनुसंधान होगा और उसके बाद जो है अगर तक इसके अंदर अरेस्टिंग और जो आगे की कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि पूर्व विधायक अनंत सिंह और सोनू मोनू गैंग के बीच अदावत पुरानी है। बीच में रिश्ते सुधरे भी, लेकिन वर्चस्व की लड़ाई अब गैंग वॉर तक जा पहुंची है। अनंत सिंह मोकामा का बाहुबली, जिसको छोटे सरकार कहा जाता है। नौरंगा जलालपुर गांव में कई राउंड हुई फायरिंग महज मकान का विवाद भर नहीं है, ये वर्चस्व की लड़ाई है। अनंत सिंह और सोनू मोनू शुरुआती दौर से जानी दुश्मन थे, एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं करते थे। लेकिन जेल से रिहा होने के बाद सोनू मोनू और पूर्व विधायक अनंत सिंह के रिश्ते में सुधार आया। कोई अदावत छोड़ के चिन्हम नहीं करते, अदावत क्या रहेगा। मोकामा से अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी विधायक हैं। सोनू मोनू ने कहा है कि अनंत सिंह की सियासी जमीन खत्म हो रही है, उसका वो बदला ले रहे हैं। गाड़ी से लगातार फायरिंग देने लगे, AK-47, सेमी, कार्बाइन, ऐसे हथियार रख के बहुत गोली फोड़े। पुलिस के हाथ भी अभी तक खाली हैं। जाहिर है मोकामा में गैंग वॉर कहां जाकर खत्म होगी, कहा नहीं जा सकता। देखिए, बिहार में अब इस कांड को लेकर राजनीति गर्म है। विपक्ष जहां सरकार को घेरने में जुटा है, तो वहीं सरकार के लोग बचाव में। मोकामा के पूर्व विधायक अनंत सिंह हमेशा से ही विवादों में घिरे रहे, लेकिन स्थानीय लोगों के बीच उनकी छवि रॉबिनहुड की मानी जाती है। वो लोग आपके पास आए थे मदद की गुहार लगा। हाँ, तो कहाँ जाए, हम लोग विधायक है तो अभी करेगा। अनंत सिंह का भूमिहार समुदाय पर काफी अच्छा प्रभाव माना जाता है। उन पर अपहरण और हत्या से लेकर UAPA के उल्लंघन तक के 50 से अधिक मामले दर्ज हैं। 2013 में बिहार विधानसभा के सत्र के दौरान घोड़ा गाड़ी की सवारी करके सुर्खियों में आए थे। फायरिंग की घटना के बाद बीजेपी ने भी अनंत सिंह का समर्थन करते हुए कह दिया है कि आत्मरक्षा में हथियार उठाना धर्म है। अपनी रक्षा में और गरीब की रक्षा के लिए हथियार उठाना भी धर्म होता है। मोकामा के डॉन कहे जाने वाले अनंत सिंह हैट और चश्मा पहने अक्सर नजर आते हैं। मुंगेर और उसके आसपास के जिलों में वो काफी मशहूर भी है। इधर बिहार के बेतिया में जिला शिक्षा अधिकारी रजनीकांत प्रवीण के घर पर विजिलेंस ने छापेमारी की। रेड में 2 करोड़ रुपए से भी ज्यादा कैश बरामद हुआ है। 500-500 के नोट की गड्डियों की कतार।
बीच बीच में दिख रही 100 और 200 के नोट की गड्डियां। सोचिए ये रकम कितनी होगी। वैसे बता दें कि ये रकम बिहार के बेतिया में जिला शिक्षा अधिकारी रजनीकांत प्रवीण के घर विजिलेंस की छापेमारी में बरामद हुई है, जिससे गिनने के लिए मशीन तक मंगानी पड़ी। बरामद कैश को लेकर अभी आधिकारिक आंकड़ा तो सामने नहीं आया है, लेकिन बताया जा रहा है कि रजनीकांत प्रवीण के घर से करीब 2 करोड़ रुपए कैश मिले हैं। इसके अलावा सोना चांदी बरामद होने की भी खबर है। इधर सियासत भी आकार लेने लगी है। रिटायर अधिकारी और पदाधिकारी के माध्यम से सरकार चलाए जा रहे हो, वहां पर इसी तरह की स्थिति और परिस्थिति का निर्माण होता है। रजनीकांत प्रवीण पिछले 3 साल से बेतिया में पोस्टेड है। उनके खिलाफ विजिलेंस को अवैध रूप से संपत्ति अर्जित करने की शिकायत मिली थी। और इधर दिल्ली के दंगल में हार्ड हिंदुत्व वर्सेस कट्टर मुसलमान की एंट्री हो गई है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बिगुल फूंक दिया है तो मैदान में ओवैसी भी कूद पड़े हैं। किराड़ी की रैली में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यमुना में गंदगी, राजधानी में कूड़े के ढेर और दिल्ली हिंसा समेत कई मुद्दों पर आम आदमी पार्टी पर चुभने वाले वार किए और फिर मंच से बांग्लादेशी रोहिंग्या का मुद्दा भी उछाल दिया। ओखला दिल्ली के अंदर उद्योग तो नहीं लगने दिए, लेकिन इसमें बांग्लादेशी घुसपैठियों को, रोहिंग्या को जरूर बसाने का काम किया है। इधर असदुद्दीन ओवैसी भी दिल्ली दंगल में उतर गए हैं। ओवैसी ने ओखला क्षेत्र के जाकिर नगर से खलील उल्लाह मस्जिद तक मार्च किया। आरोप लगाया कि केजरीवाल और बीजेपी आपस में मिले हुए हैं। खुद जेल को जाते हैं शराब के मामले 6 महीने के लिए और बात करते हैं बीजेपी को हराने के। आप खुद बीजेपी से मिले हुए हैं। दिल्ली में 5 फरवरी को वोट डाले जाएंगे, यानी अब वोटिंग में 13 दिन बाकी है। ऐसे में प्रचार और जुबानी जंग तेज होती दिखाई दे रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखकर आरोप लगाया है कि आम आदमी पार्टी वॉलंटियर्स के साथ मारपीट के मामले में पुलिस रमेश बिधूड़ी को बचाने की कोशिश कर रही है। चुनाव दिल्ली का है, लेकिन सबसे ज्यादा पारा कालकाजी सीट का चढ़ा हुआ है। यहाँ सीएम आतिशी और रमेश बिधूड़ी की लड़ाई चुनाव आयोग की दहलीज तक पहुंच गई है, क्योंकि आप वॉलंटियर्स के मारपीट के केस को लेकर दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी है, जिसमें आतिशी ने आरोप लगाए हैं कि पुलिस रमेश बिधूड़ी और उनके भतीजों को बचाकर केस को रफा दफा करने में लगी है। आतिशी ने अपनी चिट्ठी में एसएचओ गोविंदपुरी, धर्मवीर और संबंधित अधिकारियों का नाम भी लिखा है। रमेश बिधूड़ी जी ने दीपा जी को कहा तो वापस आ जाओ, 8 तारीख के बाद आतिशी जेल जाएगी। वहीं रमेश बिधूड़ी के खिलाफ एक मोर्चा कांग्रेस की अलका लांबा भी खोले हुए हैं। बीजेपी के उम्मीदवार रमेश बिधूड़ी के बारे में बात होती है तो महिलाओं का खासतौर से चेहरा गुस्से से भर जाता है। हालांकि बीजेपी आतिशी के लगाए आरोपों को सिरे से खारिज कर रही है। धमकी जनता दे रही है आतिशी जी को। दिल्ली के दंगल में कालकाजी सबसे हॉट सीट में से एक है। और अब बात बॉलीवुड स्टार सैफ अली खान की करेंगे, जहां पर सैफ के हमलावर की गुत्थी और ज्यादा उलझती हुई दिख रही है। पिता के दावे ने इस पर सवाल उठा दिए हैं। सैफ अली खान के हमले की कहानी में उस वक्त नया ट्विस्ट आ गया जब एबीपी न्यूज ने हमलावर शहजाद के पिता रुहैल अमीन फकीर से फोन पर बात की, जिसमें उन्होंने दावा किया है कि जिसे पुलिस ने गिरफ्तार किया है वो उनका बेटा है, लेकिन जो सीसीटीवी फुटेज में हमले की रात दिखाई दे रहा है वो उनका बेटा नहीं है। আচ্ছা, তো আপনি যে বলছেন যে দুটো ছেলে ফটোতে দুটোই আলাদা, মানে যেটা অ্যারেস্ট হয়েছে সেটা আপনার ছেলে শরীফুল। হ্যাঁ, यस। আর যেটা সিঁড়ি থেকে নামছে সেটা ওই যে চুল দেখে মানে ওই রকম চুল আমার ছেলে রাখে না। दरअसल पुलिस पूछताछ में ये दावा किया गया था कि हमलावर कुश्ती का खिलाड़ी है, बांग्लादेश में नेशनल लेवल तक कुश्ती लड़ चुका है, इसलिए वो सैफ पर भारी पड़ा था। जबकि शहजाद के पिता का दावा है कि आरोपी कभी कुश्ती नहीं लड़ा, वो रोजी रोटी के लिए बाइक चलाता है। अब सवाल बड़ा है, क्या सैफ पर हमला करने वाला जो सीसीटीवी में उस रात कैद हुआ वो और जिसे पुलिस ने ठाणे के हीरा नंदानी इलाके से गिरफ्तार किया वो दोनों अलग अलग हैं? ठीक है, हमलावर को लेकर अब कौन सच्चा है कौन झूठा ये तो जांच का विषय है, लेकिन इन तमाम दावों के बीच मुंबई पुलिस को सैफ अली खान के हमलावर शहजाद का बांग्लादेशी सबूत मिल गया है। मुंबई पुलिस को शहजाद का ड्राइविंग लाइसेंस मिला है जो शरीफुल इस्लाम के नाम से बना था। वहीं पुलिस को हमलावर से कई और दस्तावेज भी मिले हैं।
सैफ अली खान पर हमले को लेकर जितना सस्पेंस है उससे कहीं ज्यादा इस पर सियासत हो रही है। सैफ अली खान को अस्पताल से छुट्टी तो मिल गई है, लेकिन महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नितेश राणे ने सैफ के हमले को एक्टिंग बता सियासी तपिश बढ़ा दी। तो एवढा तू असा बाहेरून चालत होता, मलाच संशय राहिला का घरात चाकू मारला की ह्यांनी कुठेतरी असंच ऍक्टिंग करून बाहेर निघाला, असं टुन 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 करून नाचतंय ते। राणे के इस बयान पर अब डिप्टी सीएम अजित पवार का बयान भी सामने आया है, जिसमें उन्होंने राणे को मन की शंका दूर करने का सुझाव दिया। त्यांनी जर काही त्यांच्या मनात असेल तर डिपार्टमेंटला सांगावं। मी पण डिपार्टमेंटला फार तर सांगेल की असं कोणाच्या मनामध्ये शंका कुशंका असेल। बता दें कि सैफ पर हमले को लेकर सियासत उसी वक्त से गर्म है जब हमलावर का बांग्लादेशी कनेक्शन सामने आया। वहीं गरमाई सियासत के बीच पुलिस को चाकू का तीसरा हिस्सा भी मिल गया है, जिसे हमलावर ने बांद्रा के तालाब में फेंका था। इसके साथ ही पुलिस को एक शर्ट और स्कार्फ भी मिला है, जिसका इस्तेमाल हमलावर ने हमले की रात किया था। इधर कॉमेडियन कपिल शर्मा, राजपाल यादव, सुगंधा मिश्रा और कोरियोग्राफर प्रोड्यूसर रेमो डिसूजा को जान से मारने की धमकी मिली है। इस धमकी के तार पड़ोसी देश पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं। धमकी भरा मेल टीम राजपाल यादव @gmail.com पर भेजा गया, जिसमें कपिल शर्मा, उनके घर वाले, रिश्तेदारों को निशाना बनाने की धमकी दी गई। ऐसी ही धमकी राजपाल यादव, रेमो डिसूजा और सुगंधा मिश्रा को भी दी गई है, जिस पर मुंबई के अंबोली पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया गया है। शुरुआती जांच में पता चला कि धमकी भरा मेल पाकिस्तान के पंजाब से भेजा गया। पाकिस्तान IP एड्रेस से एक थ्रेट मैसेज आया था, जिसमें डेथ मैसेज करके एक लिखा गया है कि ये कपिल शर्मा और उनके टीम को, फैमिली मेंबर्स को ये मैसेज दे दो। धमकी देने वाले ने खुद को बिश्नोई गैंग का मेंबर बताया है। बताया जा रहा है कि मेल के साथ बाबा सिद्दीकी और सिद्धू मूसेवाला का फोटो भी अटैच किया गया है। हालांकि ये साफ नहीं कि मेल वाकई पाकिस्तान से भेजा गया या फिर VPN का इस्तेमाल कर लोकेशन डाइवर्ट की गई। और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं। मुंबई की अंधेरी मजिस्ट्रेट कोर्ट ने चेक बाउंस के मामले में फिल्म निर्माता और निर्देशक राम गोपाल वर्मा को 3 महीने की जेल की सजा सुनाई है। और आइए सीधे आपको रुक कर आते हैं। जेपी नड्डा रैली को संबोधित कर रहे हैं। सबसे बड़ी विडंबना और सबसे बड़ा दुख वो इस बात का है कि जो भ्रष्टाचार से लड़ते हुए सरकार में आया था, उसी ने भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। ये हमको देखने को मिला। 10 वर्षों की अगर मैं बात करूं तो इस आपदा सरकार ने शिक्षा की बात कही, लेकिन शिक्षा छोड़कर शराब घोटाले में पड़ गए। और शराब घोटाले में भी छोटा मोटा घोटाला नहीं किया, 2800 करोड़ रुपए का घोटाला किया। उसी तरीके से इन्होंने कहा था कि मैं पानी दूंगा, मुफ्त पानी दूंगा। बताओ साफ पानी आता है क्या? पहले तो ये बताओ पानी आता भी है क्या? और आता है तो साफ आता है क्या? मित्रों, जल बोर्ड में 28,000 करोड़ रुपए का घोटाला किया, 28,000 करोड़ रुपए का, और ऑडिट भी नहीं कराया। यानी चोरी तो की, सीना चोरी भी की, और टैंक माफियाओं को, टैंकरों के माफियाओं के हाथ पर दिल्ली की जनता को छोड़ दिया। ये हम सबको देखने को मिला है। यहां मैं ये भी बताना चाहता हूं, बतौर स्वास्थ्य मंत्री, इन्होंने बहुत उनके हक को छीनने का प्रयास किया कि नहीं किया? दवाई का घोटाला किया 300 करोड़ रुपए का। छोटा मोटा घोटाला करता ही नहीं, छोटा मोटा घोटाला करता ही नहीं। 300 करोड़ रुपए का दवाई घोटाला, नकली दवाई गरीबों को खिलाई।
ठीक बोला आपने, तभी तो आपदा आई। मित्रों, ये स्कूल की बात करते हैं, क्लासरूम की बात करते हैं। आपको जान करके आश्चर्य होगा कि 1300 करोड़ रुपए का 1300 करोड़ रुपए का क्लासरूम का घोटाला कर दिया। क्लासरूम का घोटाला। ये जो ढोल पीटते हैं ना कि दुनिया में हमारे बारे में, स्कूल के बारे में कहा जा रहा है, ये दुनिया में स्कूल के बारे में कहा जा रहा है, ये क्लासरूम का घोटाला भी, वह भी छोटा मोटा नहीं करते, 1300 करोड़ रुपए का क्लासरूम का घोटाला कर दिया। उसी तरीके से पैनिक बटन आजकल खुद पैनिक बटन दबा रहा है बचने के लिए। ये पैनिक बटन में भी 500 करोड़ रुपए का घोटाला किया। 500। तो भ्रष्टाचार के मुद्दे पर अरविंद केजरीवाल को घेरते हुए जेपी नड्डा को आप सुन रहे थे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।